हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये हमारी क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अब ये मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगी। सबसे पहले the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village पालमपुर। तो जो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और इसकी स्टडी के थ्रू हम समझेंगे कि विलेज में किसी भी विलेज में किस तरह से फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या हमारा बेसिक मोटिव है इस चैप्टर को समझने का, ये है कि हम ये जान पाएँ दैट व्हाट इज़ फार्मिंग, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़ देयर इन द विलेजेस अबाउट दिस। सो फार्मिंग क्या एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। देयर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा विच आर कैरीड आउट देयर इन पालमपुर ऑन अ लिमिटेड स्केल। ओके, नाउ ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनमें क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड हम जब स्टोरी को पढ़ेंगे पालमपुर की तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे जो एक साथ कंबाइन होते हैं सो दैट वो एक प्रोड्यूस कर सके डिज़ायर्ड गुड को और सर्विसेज इन द विलेज। अब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। पालमपुर क्या है, एक वेल कनेक्टेड विलेज है विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये पालमपुर जो है ये बहुत ढंग से कनेक्टेड है अपनी नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन से। रायगंज एक बहुत बड़ी विलेज है जो कि केवल 3 किलोमीटर्स दूर है पालमपुर से। एक ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड यानी कि एक वेल सीमेंटेड एंड कनेक्टिंग रोड है जो कि विलेज, ये जो रायगंज विलेज है इससे कनेक्ट करती है पालमपुर को। और इसके पास ही एक स्मॉल टाउन भी है शाहपुर नाम का। कई तरह के ट्रांसपोर्ट्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, इधर बुलक कार्ट्स दिखते हैं, टोंगास दिखते हैं, बुगीज़ दिखती हैं। और बुगीज़ जो हैं वो जैगरी से लोडेड रहती हैं, भरी हुई रहती हैं। और यहाँ पे मोटर व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स ये सब दिखते हैं। तो बुगीज़, चोंगास और बुलक कार्ट्स, मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स ये सब दिखते हैं। और जैगरी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये जो विलेज है इसमें 450 फैमिलीज़ हैं टोटल, जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करती हैं विलेज के। ये जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं इनके जो घर होते हैं ये बड़े बड़े घर होते हैं जो कि ब्रिक्स के और सीमेंट प्लास्टरिंग के बने पक्का हाउसेस हैं। जो एससीज़ हैं वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब जो छोटी कास्ट वाले हैं ना वो 1/3 है पॉपुलेशन में। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ दिस दलित। 1/3 हो गए आपके 150। तो 150 जो लोग हैं या 150 जो फैमिलीज़ हैं ये दलित या SC ST वाले कैटेगरी की आती हैं। और ये स्मॉल हाउसेस में रहती हैं, ये किसी विलेज के कॉर्नर पे रहती है। मेजॉरिटी ऑफ लैंड इनके पास नहीं होता है और इनके कच्चे घर बने होते हैं मड और स्ट्रॉस के। और जो इनके हाउसेस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है प्रॉपर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्यूबवेल्स को चलाती है इन द फील्ड और वो मतलब स्मॉल बिजनेसेस में भी यूज़ की जाती है। सो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे ट्यूबवेल चलती है फील्ड में और यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस है इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो पाते हैं। जो पालमपुर है यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे 6 मतलब जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा डेवलप्ड है ये विलेज जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चलती है और कई सारे बिजनेसेस भी इसके थ्रू रन होते हैं। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है और यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है
जो कि गवर्नमेंट का है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो कि जहाँ पे सिक जो बीमार लोग हैं उनको ट्रीट किया जाता है। अभी जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा इससे हमें पता चलता है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स हैं, और ये जो फैसिलिटीज़ हैं आपको ये कई सारी जो रियल में एग्जिस्ट करती विलेज है वहाँ पे भी दिखेंगी। ये जो स्टोरी है पालमपुर की एक इमेजिनरी विलेज है, ये रियलिटी में है एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इसका जो हम डेटा पढ़ेंगे ना वो एक तरह से इन जनरल एक रैंडम डेटा है जो ज़्यादातर हर विलेज का होता है। सो ये पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो विलेजेस में की जाती हैं, और जो विलेजेस है अक्रॉस इंडिया वहाँ पे फार्मिंग क्या है, एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। यहाँ पे अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी हैं इंडिया में, जैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। सो हम इन सबको ही डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोडक्शन जो हम करते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट बनाते हैं। सो प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द आउटपुट फ्रॉम एन इनपुट। तो इनपुट से आउटपुट बनाना, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखा है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम देखेंगे कि जब भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है तो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। तो पहली है लैंड। अब लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके ऊपर ही कोई भी बिजनेस सेटअप किया जाता है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड विच इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। देयर आर अदर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमें प्रोडक्शन करने में। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, मतलब दोज हु विल डू द वर्क। पीपल हु विल डू द वर्क इज़ लेबर। सो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या चाहिए होते हैं? हमें एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं जो कि नेसेसरी टास्क कर सके। जो लेबर है वो 2 तरह की है, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड। तो जो हाईली एजुकेटेड है वो क्या करेंगी? नेसेसरी टास्क, जैसे कि घर बनाना है तो उसका जो मैपिंग का वर्क है, जो घर को डिज़ाइन करने का वर्क है, वो इंजीनियर्स करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन करेगी या जो छोटे मोटे काम करेगी सामान को लाने जाने की, वो छोटी लेबर करेगी जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जो मैनुअल वर्क कर सकेगी। सो अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए जो लेबर चाहिए होती है वो एजुकेटेड भी हो सकती है और अनएजुकेटेड भी हो सकती है। उसके बाद आती है फिजिकल कैपिटल। अभी फिजिकल कैपिटल क्या है? देखिए, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। इट मीन्स जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स होंगे जो कि हमें एवरी स्टेज में चाहिए होंगे, हर स्टेज में चाहिए होंगे ना प्रोडक्शन के, वो है फिजिकल कैपिटल। जैसे कि आपको वाटर चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। ये सभी क्या है? ये सभी आपकी फिजिकल कैपिटल में आते हैं। अब फिजिकल कैपिटल भी 2 तरह की है, एक तो फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल और एक वर्किंग फिजिकल कैपिटल। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल। अब देखिए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सभी क्या हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं
जो अगर आप एक बार यूज़ करते हो तो आपको हर साल नहीं बदलनी पड़ेंगी, दे कैन बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स एंड दैट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल है। तो टूल्स मशीन्स, चाहे सिंपल टूल्स हो जैसे फार्मर का प्लो हो गया, या बड़ी बड़ी मशीन्स हो लाइक जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा, टूल्स एंड मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, इनको हम प्रोडक्शन में ओवर मैनी ईयर्स यूज़ कर सकते हैं। 3 साल भी यूज़ कर सकते हैं, 4 साल भी, 5 साल भी, अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करके चलते हैं अपनी मशीन्स एंड बिल्डिंग्स को, तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। दैट मीन्स वो बहुत सालों तक यूज़ की जा सकती है, उसे बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल है और मनी है इन अ हैंड। दैट मीन्स रॉ मटेरियल मनी, ये आपको हर साल बदलना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप मान लीजिए शुगर केन लाए हो, कि आप जैगरी बनाओगे, ठीक है, और आपने कहा कि मैं अब शुगर केन ले आया हूँ खूब सारे, अब 2 साल तक इसी शुगर केन से हम जैगरी बनाएंगे। So, क्या वो पॉसिबल है? क्या आप 2 साल तक सेम शुगर केन को यूज़ कर सकते हो? नहीं, वो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और मनी के साथ भी यही है, कई बार मनी ज़्यादा चाहिए होता है, कई बार मनी कम चाहिए होता है, हर बार मनी में भी ख़त्म हो जाए फिर आप ऑन करते हो, ख़रीदते हो। तो रॉ मटेरियल और मनी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलती हैं। तो ऐसा हम बोलते हैं, आपको याद रखना हो ना कि रॉ मटेरियल मनी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। दैट मीन्स इन हैंड होती है, तो कहना कि अभी हाथों में पैसा नहीं है, दैट मीन्स अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि यार्न हो गया जो कि वीविंग के लिए यूज़ आता है। फिर अगर आप क्ले यूज़ करते हो तो आप पॉटर हो, पॉट्स को बनाने के लिए यूज़ में आता है। फिर मनी भी चाहिए होता है हमेशा आपको ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। सो रॉ मटेरियल एंड मनी क्या है, ये सभी वर्किंग कैपिटल है। अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये सभी जो तो टूल्स मशीन्स और बिल्डिंग्स के अलावा ये सभी प्रोडक्शन में ही काम आता है। सो अनलाइक मशीन्स, अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे आर यूज इन प्रोडक्शन। टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स को प्रोडक्शन में नहीं यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन के बाद यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन में यूज़ करना यानी कि जो रॉ मटेरियल से जो आउटपुट बनता है, वो जो प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल का होता है, टूल्स मशीन्स का नहीं होता है। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट है नॉलेज, इंटरप्राइज, जो कि सभी चीज़ों को, देखिए मेरे पास सब था, लैंड भी थी, लेबर थी, लैंड भी था, लेबर भी था, मेरे पास फिज़िकल कैपिटल भी था, मगर अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा, अगर मेरे पास इंटरप्राइज नहीं होगा कि किस तरह मुझे मेरा बिज़नेस सेट करना है, तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो ये ऐसे के ऐसे ही हैं। एक समझदार ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स, जो नॉलेज एंड इंटरप्राइज अपने पास रखता है, वही एक अच्छा बिजनेस कर पाता है। सो लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, इनसे आउटपुट बनाना जो होगा वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज और इंटरप्राइज होगा। सो यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट together land, labor and physical capital and to produce an output to use yourselves or to sell in the market. So this is called the human capital. अब अभी हमने ये सब जो देखा ना, हमने अभी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल में भी आपको 2 तरह के मेंशन करने हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल।
और आखिर में ह्यूमन कैपिटल। तो ये चीज़ें थी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये सब कुछ, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। और अब हम देखेंगे इस स्टोरी ऑफ पालमपुर के माध्यम से कि हर ये जो फैक्टर है ये किस काम में आता है। लैंड, सबसे पहले है लैंड। अब लैंड इज़ फिक्स। देखो फार्मिंग होती है ना, जो फार्मिंग जो है ना मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। दैट मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ पालमपुर में की जाती हैं वो मेजरली क्या होती हैं, फार्मिंग की होती है, वो मेजरली फार्मिंग होती है। तो 75% जो लोग हैं ना वो डिपेंडेंट है फार्मिंग में अपने लाइवलीहुड के लिए। ये जो फार्मर्स हैं ये फार्म लेबरर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं या जो खेत में काम करते हैं, दोनों सकते हैं। अब ये जो फार्मर्स हैं या जो फार्म लेबरर्स हैं, इनका जो लाइफ है वो केवल और केवल फार्मिंग पे टिका है। द वेलबींग ऑफ दिस फार्मर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। मगर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो लैंड है ना, जो कि प्रोडक्शन के लिए है या जो कल्टीवेशन के लिए है, वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है, यानी कि वो बढ़ ही नहीं रहा है। 1960 से जो पालमपुर है उसमें लैंड का कोई एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा है फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद से 1960 के जो वेस्ट लैंड था ना विलेज का, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है कल्टिवेबल लैंड में। बट देन ऑल्सो अब कोई स्कोप नहीं बची है कि हम फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब कैसे ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाए? अगर ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगी तभी ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगी तभी लोगों का पेट भरेगा। सो देखो, इन द काइंड ऑफ द क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर क्या है, एक विलेज है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। देखो यहाँ पे लैंड, लेबर, लैंड कम है थोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो गई है यहाँ की। इन सभी रीजंस की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से क्या है ना कि जो पालमपुर है हमें ऐसा लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के वेस्ट में है। ठीक है, अब जो लैंड है यहाँ पे जो कल्टीवेट किया जाता है पालमपुर में, अब वो ख़त्म हो गया है। नो लैंड इज़ लेफ्टेड इन। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि जो क्रॉपिंग एरिया वो बढ़ जाए। द वन वे इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स एक लैंड पे उगाई जाए। सो अब यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे ज्वार एंड बाजरा। ये जो प्लांट्स है ये कैटल यूज़ करती है अपने खाने के लिए। उसके बाद कल्टीवेशन होता है पोटैटो का बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और उसके बाद विंटर सीज़न जब आता है ना, विंटर सीज़न दैट मीन्स जनवरी से मार्च तक के बीच वाला टाइम, तब यहाँ पे क्या उगाया जाता है, यहाँ उगाई जाती है वीट्स। अब जो वीट उगाई जाती है, जो फार्मर्स है वो कुछ वीट को अपने लिए रख लेता है, अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेता है, और जो सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा वीट है उसको मार्केट में बेच देता है एट ट्राई। जो पार्ट ऑफ लैंड है जो कि यहाँ पे डिवोट किया जाता है शुगर केन को, जो हार्वेस्ट किया जाता है हर साल। सो देयर इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड जहाँ पे शुगर केन भी उगाई जाती है। अब शुगर केन क्या है, शुगर केन अपनी रॉ फॉर्म में रहती है या जैगरी की फॉर्म में रहती है। इसको शाहपुर के बाज़ार में बेच दिया जाता है। अब मेन रीज़न क्यों यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स को एक साल में उगाते हैं इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यहाँ बहुत अच्छा इरिगेशन है, इस वजह से यहाँ पे एक साल में बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। सो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ गई थी समय पर पालमपुर में, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन था वो ट्रांसफॉर्म होकर डेवलप्ड हो गया। पर्शियन व्हील्स जो होते थे इनको पहले के समय पे यूज़ किया जाता था पानी को निकालने के लिए फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। अब जो लोग हैं उन्हें लगा कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स जो होते हैं ये ज़्यादा बढ़िया तरह से लैंड को इरिगेट कर पाते हैं,
तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, अब अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिए। पहले कुछ तो गवर्नमेंट ने लगाए, फिर उन्होंने खुद ने अपने लगाना शुरू कर दिए। सो नाउ एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बाय मिड 1970 जो एंटायर कल्टिवेटेड एरिया था ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। सो मिड 1970s में जो पूरा 200 हेक्टेयर का लैंड था ना, वो इरीगेट हो गया था। 14,451 हो गई। प्रदेश में कोरोना के जोधपुर में आज सुबह 157 मामले सामने आए। अलवर में 165, जयपुर में To grow more than कोरोना पॉजिटिव मरीज आज सुबह मिले। one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जब एक साल में इतनी सारी क्रॉप्स को उगाते हैं ना, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं, इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन तरीका है ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। सो किसी पीस ऑफ लैंड पे अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अगर वहाँ पे लैंड नहीं बचा और आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ कर सकते हो। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. तो यहाँ पे क्या है, जो सारे फार्मर्स है ना पालमपुर में, वो 2 मेन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इज इन द पास्ट 15 टू 20 ईयर्स। सो जो सारे फार्मर्स हैं पालमपुर में, वो 2 मेन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड कई जो है वो पोटैटो को ग्रो करते हैं एज द थर्ड क्रॉप। तो पालमपुर में 2 मेन क्रॉप उगाई जाती है, जैसे बाजरा, वीट, ये हो गया, और पोटैटो उगाया जाता है एज अ थर्ड क्रॉप। ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, पूरा पेज ही बहुत इम्पोर्टेंट। राजेंद्र राठौड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की। अपने ट्विटर अकाउंट पर राठौड़ ने लिखा, शनिवार को कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच करवाने के बाद पुत्र पराक्रम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी For you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. एक तरीका हो गया multiple cropping। दूसरा क्या है, is to use the modern farming methods. Modern farming methods कौन कौन से हैं, देखो ये हैं सारे modern farming methods। HYV seeds, fertilizers, pesticides, dams, irrigation, फिर डीजल्स, फार्म मशीनरी। तो आप देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आ गए आपका HYV सीड्स, फार्म मशीनरी, इरिगेशन, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ये सब आता है। अदर वेज टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है, yield is measured as the crop produced in a given piece of land during a single season. yield का मतलब है कि कितना क्रॉप उगा है या प्रोड्यूस हुआ है एक गिवन पीस ऑफ लैंड में ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में कितनी क्रॉप की प्रोडक्शन हुई है एक गिवन पीस ऑफ लैंड में। मिड 1960s में क्या था, जो सीड्स थे जो यूज़ किए जाते थे इन कल्टीवेशन, वो ट्रेडिशनल वंस जो पुराने समय से यूज़ किए जा रहे थे, एंड दे वर रिलेटिवली लो, दे हैव रिलेटिवली लो यील्ड, उसमें कम प्रोडक्शन होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनमें इरीगेशन कम चाहिए होता है। फार्मर यूज्ड काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनको लेस इरीगेशन चाहिए, और काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है बाय द फार्मर्स टू ग्रो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. ये जो है ये आराम से अवेलेबल हो जाते हैं with the farmers who did not have to buy them. So जो traditional seeds हैं needed less irrigation and farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available, आराम से मिल जाते हैं with the farmer who did not have to buy them. अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ लेट 1960s में, उसने इंट्रोड्यूस किया इंडियन फार्मर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। सो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स
को इंट्रोड्यूस किया 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर। HYV सीड्स promised to produce much greater amount of grain on a single plant। तो एक सिंगल प्लांट बहुत अच्छी यील्ड दे सकता है अपनी। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grains than was possible earlier। As a result क्या है, जो सेम पीस ऑफ लैंड है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है produce far larger quantities of food grains than was possible earlier। So यहाँ पे एज अ रिजल्ट बोल रहे हैं कि जो सेम पीस ऑफ लैंड है ना वो प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स को देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। HYV सीड्स को खूब प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है, आपको पता है? प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। HYV seeds however need plenty of water and also chemical fertilizers। इनको plenty of water चाहिए और chemical fertilizers चाहिए होते हैं। So HYV seeds need what? Needs a plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result। Higher yields were possible only from the combination of HYV seeds। अगर आपके पास HYV seeds है, इरिगेशन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, तभी हायर यील्ड हो सकती है, अच्छी यील्ड हो सकती है। जो फार्मर्स हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनका यूज़ किया गया था इंडिया में। जो फार्मर्स हैं रीजन्स के, उन्होंने अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाए इरिगेशन के लिए और उन्होंने HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया फार्मिंग में। और कुछ जो थे ना, सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, वो फार्म मशीनरी को लाए, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेशर्स हो गया, और इन सब फार्म मशीनरी की हेल्प से जो प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग थी वो तेज़ हो गई, बढ़िया हो गई। दे वर प्रोवाइडेड विद द हाई यील्ड ऑफ वीट, और उनको हाई यील्ड ऑफ वीट्स भी मिले। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of the wheats. Farmers now had greater amount of the surplus wheat to sell in the market। जो पालमपुर है, यहाँ पे जो यील्ड होती है, प्रोडक्शन हुई थी वीट की, ग्रो बड़ी हुई फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वॉज 1300 kg। तो 1300 kg होती थी ट्रेडिशनल वेराइटी से पर हेक्टेयर, और HYV सीड्स को यूज़ करके जो यील्ड थी वो 3200 kg पर हेक्टेयर हो गई थी। सो देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। एक बहुत तड़ाकेदार इंक्रीमेंट हुआ था प्रोडक्शन में ऑफ द वीट। अब जो फार्मर्स थे उनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट होता था टू सेल इन द मार्केट। तो अर्लियर 1300 kg था एंड नाउ वो 3200 kg था। ठीक है, विल द लैंड सस्टेन। अब देखो इतना सारा हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्या लैंड के लिए इतना केमिकल ठीक है? क्या लैंड इतना केमिकल को ले पाएगा? सो लेट्स सी। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है एंड ये बहुत केयरफुली यूज होना चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base। अभी जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इस वजह से बहुत सारा जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो यूज अप हो गया है। In many areas, green revolution is associated with the loss of the soil fertility due to the increased use of chemical fertilizers। तो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है और इस वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बहुत रिड्यूस हो गई है।
ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर यानी कि जो अपन का ग्राउंड के नीचे पानी होता है वो ट्यूबवेल के थ्रू जो इरिगेशन करते हैं उसके लिए ट्यूबवेल लगाया गया था ना, वो यूज़ हो गया है सारा वाटर. दिस लेड टू द डिप्लीशन मीन्स द रिडक्शन ऑन द वाटर ऑफ द वाटर टेबल. Environmental resources like soil, fertility, and groundwater are built on are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. सो अगर एक बारी डिस्ट्रॉय हो गया ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम इनको फिर से रिस्टोर कर सकें इन नेचुरल रिसोर्सेज को. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. Land is how is land distributed between the farmers of Palampur? So आपको ये पता है कि जो इम्पोर्टेंट हाउ इज़ द लैंड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर मीन्स जो फार्मर्स हैं पालमपुर में उन सबके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड नहीं होता, सबके पास अलग अलग लैंड है. जैसे कि अगर हम बात करें इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ मतलब 150 जो फैमिलीज़ हैं दे आर मोस्ट लैंडलेस. इनके पास लैंड ही नहीं है. ठीक है, सो 150 फैमिलीज़ के पास तो लैंड ही नहीं है. उसके बाद आती हैं 240 फैमिलीज़ जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है. उसके बाद आती हैं 60 फैमिलीज़ जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है. और फिर आती हैं कुछ ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड है. सो उसको अगर हम रीड करें सो 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स. तो 240 फैमिलीज़ हैं जिनके पास लैंड है जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम का है इन साइज़. Cultivation of such plot doesn't brings adequate income for the farmer's family. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. सो आप देख सकते हो जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स हैं जो स्कैटर हो रखे हैं मतलब फैले हुए हैं अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. अब ये जो कल्टिवेटेड ये जो लैंड है ये कल्टिवेट किया जाता है स्मॉल फार्मर्स के द्वारा. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. अब यहाँ पे पालमपुर में 60 फैमिलीज़ हैं जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स की हैं और ये कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को. कई जो लार्ज फार्मर्स हैं इनके पास लैंड है जो कि 10 हेक्टेयर है उससे भी ज़्यादा का. हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब यहाँ पे आता है कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा. तो लैंड के बाद जो लेबर है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर प्रोडक्शन. फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड क्योंकि उनके पास ज़्यादा नहीं है लैंड और ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है तो वो अपना खुद काम कर लेते हैं. लेकिन बड़े फार्मर्स को तो लेबर चाहिए होती है क्योंकि वो तो इतने बड़े फार्म में अकेले काम नहीं कर पाएंगे ना. सो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. सो होता क्या है जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. वो खुद काम कर लेते हैं. लेकिन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर द फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनको तो कोई चाहिए उनके लैंड पे काम करे. तो फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plot of land. So जो फार्म लेबरर्स हैं काम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज. देखो क्या है ना, फार्म लेबरर्स हैं जो अपने लैंड नहीं है उनका, वो लेबर की तरह वर्क करते हैं ऑन द अदर पीपल्स लैंड और अदर फार्मर्स लैंड. तो ये जो लैंडलेस फैमिलीज़ होती हैं, ये जो फैमिलीज छोटे छोटे लैंड्स पे वर्क करती हैं, अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव द राइट ओवर द लैंड दे कल्टिवेट. तो
क्या है ना कि जो फार्म लेबरर्स है, फार्म लेबरर्स के पास लैंड नहीं होता है और वो छोटे लैंड वाली होती है ज़्यादातर। तो उनके पास लैंड नहीं होता, इसलिए वो दूसरे लोगों के लैंड पे वर्क कर लेती है सो दैट पैसा कमा सके। और इनका कोई हक नहीं होता है उस लैंड पे जिस पे ये काम कर रही हैं। ये उस लैंड पर फिर करती क्या है, देखो ये लैंड पे काम करते हैं फार्म लेबरर्स एंड दे आर पेड वेजेस फॉर दैट। तो जो फार्मर्स हैं वो उनको वेजेस देते हैं फार्म लेबरर्स को फॉर हुम दे वर्क। वेजेस कैन बी इन कैश और इन अ काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। तो वेजेस है वो कैश की फॉर्म में हो सकती हैं या एक तरह से क्रॉप दे दिया थोड़ा किसी फार्मर ने, उस फॉर्म में हो सकती हैं। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। लेबरर्स को कई बार तो मील मिल जाता है, खाने को मिल जाता है अपने काम के बदले में। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो वेजेस है ये एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती हैं। अगर वो रीजन लार्ज है तो वहाँ पे ज़्यादा, अगर वो रीजन सच में बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो करता है तो वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। सो वेजेस आर वाइडली wages vary from region to region, crop to crop, from one farm activity to another। और यहाँ पे एक बहुत वाइड वेरिएशन भी होती है इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कितने समय के लिए आपने उस लेबरर को लगाया है, उस पर भी बहुत वेरिएशंस होती हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, किस समय के लिए। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस। जो फार्म लेबरर है वो माइट बी एम्प्लॉयड हो, या मतलब उसको जो फार्म लेबरर है माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस ऑफ फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ फॉर अ होल ईयर। तो एक पूरे साल के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए किसी भी पीरियड के लिए वो हो सकती है। दाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. उसको वर्क की तलाश करनी चाहिए। The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹300 per day। तो 300 रुपये जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं वेजेस किसी भी फार्म लेबरर की। बट दाला गेट्स ओनली ₹160। तो आप देख सकते हो कि जो सेट करी गई हैं वेजेस उनसे तक कम इनको कमाने को मिलता है। क्यों? बिकॉज बहुत हैवी कंपटीशन है बिटवीन द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क इन लोअर वेजेस। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकाली इज अनदर फार्म लेबरर। तो जो रामकाली एक अनदर फार्म लेबरर है जो बहुत गरीब है, उसके पास भी ज़्यादा लैंड नहीं है। तो दोनों की ही कंडीशन ऐसी है कि उनके पास लैंड नहीं होता और कम पैसों में उनको काम करना पड़ता है। अब हमने देख लिया कि लेबर क्यों चाहिए, लैंड क्यों चाहिए। अब हम देखेंगे कैपिटल। अब कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, बहुत तरह की है, लेकिन हम केवल इसमें कैपिटल डिस्कस कर रहे हैं। सो आपने ये देखा है दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। तो अब जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। अब इतना पैसा कहाँ से आता है? अब मोस्ट फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। They borrow from large farmers or village moneylenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loan is very high. They are put in great distress to repay the loan. तो ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो ख़रीदते हैं मनी को, बोरो करते हैं, लेते हैं मनी को टू अरेंज फॉर द कैपिटल, दे आर द स्मॉल फार्मर्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, मनी अरेंज करते हैं फॉर द कैपिटल, ठीक है, खर्चों के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो जो लार्ज फार्मर्स हैं या जो विलेज मनी लेंडर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं ना इनपुट्स या कल्टिवेशन से, उनसे वो बोरो कर लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस। बड़े डिस्ट्रेस और डिप्रेशन में वो आ जाते हैं टू रीपे द लोन।
इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, अब हमने अभी तो देखा स्मॉल फार्मर्स, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स हैं हैव देयर ओन सेविंग्स, खुद का पैसा है उनके पास, जो वो फार्मिंग करते हैं उससे वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको कहीं से ख़रीदना नहीं पड़ता है, बोरो नहीं करना पड़ता पैसा। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर देयर कैपिटल नीडेड, खुद की जो सारी रिक्वायरमेंट है वो खुद ही पूरी कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं, कैसे वो ऐसे इतना पैसा कमाते हैं, तो लेट्स सी दैट। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. तो लैंड, लेबर और लैंड, अपन देखा था ना, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और फिजिकल कैपिटल, इन सब तरह से जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुई है। अब इधर क्या होता है, जो वीट हार्वेस्ट की जाती है एंड हाँ, now let us suppose that farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. जब wheat harvest हो जाती है और जब production complete हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन कंप्लीट होने के और हार्वेस्टिंग हो जाने के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं उस वीट का। अब देखो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, मतलब वो क्या करते हैं, वो वीट को अपने खुद के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं एंड सेल द सरप्लस वीट, और जो थोड़ा बहुत वीट बचता है उसको बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोबिंद's son हैव लिटिल सरप्लस वीट, इनके पास तो बहुत कम सरप्लस वीट होता है, इनके पास जो वीट होता है वो तो फैमिली के कंजम्पशन के लिए ही होता है, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है ना, एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिलीज नीड। सो अब मिडिल और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, दे आर द बिग फार्मर्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारा वीट होता है, कुछ तो वो अपने लिए रख लेते हैं और कुछ वो मार्केट में बेच आते हैं। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in towns and cities. जो traders हैं वो ख़रीद लेते हैं wheat को और towns and cities में बेच आते हैं। So जो medium and large farmers हैं ये wheat को supply करते हैं market में, और यहाँ market से क्या होता है कि each carrying loads of wheat, जो traders हैं market में वो buy कर लेते हैं wheat को और बेच देते हैं वीट को टू द शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। अब तेजपाल सिंह का एक एग्जाम्पल है, वो क्या एक लार्ज फार्मर है, इसके पास जो सरप्लस वीट है वो 350 क्विंटल्स का है, ठीक है, 350 क्विंटल्स ऑफ वीट ही है, दिस इज़ अ सरप्लस वीट, सो हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम हिज लैंड। अब वो क्या करता है, वो सरप्लस वीट को रायगंज वाले मार्केट में बेच आता है और उससे बड़ी अच्छी कमाई करता है। अब तेजपाल सिंह इस अर्निंग का करेगा क्या, तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, तेजपाल सिंह पैसे को जमा कर लेता है और फिर वो लेंड करता है, यानी कि क्रेडिट देता है फार्मर्स को, लाइक सविता जो कि बड़े गरीब होते हैं, एज अ लोन। He also used his saving to arrange for the working capital for farming in the next season. तो नेक्स्ट सीज़न में जब भी उसको फार्मिंग के लिए जो नई रिक्वायरमेंट होगी टूल्स की, मशीन्स की, उसके लिए वो पैसे को जमा कर लेता है। इस साल उसने क्या किया, उसने इस अर्निंग से एक ट्रैक्टर ख़रीदा और इस ट्रैक्टर से जो उसकी फिक्स्ड कैपिटल थी वो बढ़ी, उसके पास जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ा। Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm product. तेजपाल सिंह की तरह कई बड़े और मीडियम फार्मर्स हैं जो अपना जो सरप्लस वीट है उसको मार्केट में बेचते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, और जो इस कमाई है पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो वो इस तरह से अपनी जो कैपिटल है उसको ख़रीद पाते हैं, टूल्स मशीन्स को ख़रीद पाते हैं, अमीर अमीर जो सारे होते हैं फार्मर्स ही खरीद पाते हैं, और दे आर एबल टू अरेंज फॉर देयर कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ सेविंग टू बाय कैटल, तो कई फार्मर्स क्या करते हैं सेविंग को इकट्ठा करते हैं सो दैट वो उनसे कैटल्स
गाय भैंस खरीद सके, ट्रक खरीद सके या कोई अदर बिजनेस अपना सेटअप कर सके, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी कर सकें। अब हम देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सो अभी तक हमने देख ली है फार्म एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे होती हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में होती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में होती हैं। सो 75% ऑफ जो लोग हैं, जो 75% पॉपुलेशन है, जब वो फार्मिंग करती है तो बची कुछ 25% क्या करती है, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करती हैं। सो डेयरी एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। डेयरी क्या है, कॉमन एक्टिविटी है इन फैमिलीज ऑफ पालमपुर। जो पीपल हैं वो अपनी बफेलोस को ग्रास, ज्वार बाजरा खिलाते हैं रेनी सीज़न के समय पर, और जो मिल्क है जो निकाला जाता है गायों से उसको रायगंज में बेचा जाते हैं। और जो 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन से, उन्होंने अपना कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर रायगंज में स्टैब्लिश कर रखा है, जहाँ से वो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है पालमपुर में। तो एट प्रेजेंट वहाँ पे क्या है, लेस देन 50 पीपल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की होती है, वहाँ बिग फैक्ट्रीज तो है नहीं टाउन्स और सिटीज़ की तरह। सो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of a family labor, rarely the laborers hired. So यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्टली घरों में ही मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस किया जाता है और यहाँ पे लेबरर्स नहीं हायर किए जाते हैं, फैमिली के लोग ही खुद ही काम कर लेते हैं। दी शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, वहाँ पे क्या है, पालमपुर में जो लोग हैं वो ट्रेड खूब करते हैं। कई सारा जो ट्रेड है वो वहाँ पे किया जाता है। जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, वो शॉपकीपर्स हैं जो कि ख़रीदते हैं वेरियस गुड्स को फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। सिटी से ख़रीद के विलेज में बेच देते हैं। तो जनरल स्टोर्स यहाँ पे है विलेज में, जो कि वाइड रेंज ऑफ आइटम्स जैसे राइस, वीट है ना, राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, इन सब को बेचते हैं। सो यहाँ पे टूथपेस्ट, बैटरी, सोप और बिस्किट्स, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स, ये सब बेचा जाता है। और जो कुछ फैमिलीज़ हैं यहाँ पे आर क्लोज टू द बस स्टैंड एंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स दे सेल्स ईटेबल। तो जो बस स्टेशंस वगैरह हैं वहाँ पे ईटेबल्स की दुकानें हैं, वहाँ पे ईटेबल्स को बेचा जाता है। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे खूब डेवलप हो रहा है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स जो कि रोड पे ऑफ पालमपुर देखे जा सकते हैं, जो कनेक्ट करते हैं पालमपुर को रायगंज से, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बुगीज़ आर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब ये जो लोग होते हैं ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह या लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते हैं और इससे खूब अच्छा पैसा ही कमाते हैं। और लोगों को गुड्स को ले जाते हैं और पैसा कमाते हैं। जो नंबर ऑफ पीपल है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है ओवर सेवरल ईयर्स। सो अब ये मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन, एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप चैप्टर को किस तरह से रीड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।